जय हिंद साथियों, 5 नवंबर 1556 की ये घटना है। इस घटना ने पूरा इतिहास बदल दिया। अगर ये घटना थोड़ी सी फेवर में हो जाती, फेवर में बोले तो किसके में, हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू, जो कि अंतिम हिंदू सम्राट था, उसके थोड़े से फेवर में हो जाती, एक तीर जो अचानक से हेमू की आंख में लग गया, महाराज हेमचंद्र की आंख में लग गया, और उस एक तीर ने पूरा इतिहास बदल दिया। आपने इतिहास की किताबों में अक्सर अकबर के बारे में पढ़ा है कि 1556 में हेमू और अकबर के बीच में लड़ाई होती है, पानीपत का दूसरा युद्ध। लेकिन इसके डिटेल में, इसके विस्तार में आपने नहीं पढ़ा। क्यों अकबर 5 मील दूर हेमचंद्र विक्रमादित्य से घबरा कर दूर खड़ा रहा, 5 मील दूर युद्ध क्षेत्र से। बैरम खां खुद 5 मील दूर खड़ा रहा एक बहुत बड़ी सेना के साथ। दोनों जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य के सामने नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस पूरे उत्तर भारत में हेमचंद्र विक्रमादित्य के सामना कोई नहीं कर सकता। उनकी सेना 1 लाख थी और लगभग अकबर की जो सेना थी वो केवल 20,000 थी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि हेमू के नाम से जाने जाते थे, अंतिम हिंदू सम्राट, उनको लड़ते हुए एक तीर ने ऐसा निशाना बनाया कि वह तीर सीधा आंख में गिरा, आंख में लगा, और जिससे कि पूरा इतिहास पलट गया। अगर ये तीर नहीं लगता, मैं अचानक सोच रहा था, आप भी सोचिएगा, अगर ये तीर नहीं लगता तो क्या आज भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान ये कॉन्फ्लिक्ट होता? अगर हेमचंद्र विक्रमादित्य की तोपें नहीं चुराई जाती, नहीं छीनी जाती, तो क्या भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये कॉन्फ्लिक्ट होता? अगर अफगान मुसलमान हेमचंद्र विक्रमादित्य को दगाबाजी नहीं करते, धोखा नहीं देते, तो क्या आज इतिहास में, यानी कि जो भूल हमसे हुई, क्या आज 1947 जो विभाजन होता, क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान होता? ये सारे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, क्योंकि 5 नवंबर 1556 की घटना ने पूरा इतिहास बदल दिया, पूरा वर्तमान भविष्य बदल दिया। तो इस पर आपको विस्तार से बताऊंगा कि आखिर महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि एक रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचा करता था, हेमू एक नमक बेचा करता था, वह हेमू किस प्रकार से दिल्ली का शासक बना, दिल्ली का सम्राट बना, और सम्राट बनने के बाद किस प्रकार से मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। अकबर हेमचंद्र विक्रमादित्य के सामने नहीं आया, वह अफगानिस्तान जाने की सोच रहा था, भारत को छोड़ करके। ये सारी बातें आपने आज तक कहीं नहीं पढ़ी होंगी, आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। इतिहास के वह पन्ने जो छिपाए गए हैं, जिनको हमें सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया, ऐसे पन्नों को मैं आपके सम्मुख उजागर करूंगा। तो आप जितने भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो है अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि इतिहास के कौन से पन्ने को आप उजागर करवाना चाहते हैं। इसके बाद मैं एक और वीडियो सोच रहा हूँ, पानीपत का तृतीय युद्ध। अगर वह युद्ध मराठा थोड़ा सा जाड़े का ख्याल रख लेते, सर्दियों की जानकारी रख लेते, तो युद्ध की जो पासा था, युद्ध का इतिहास के जो पन्ने जिस प्रकार से लिखे गए वो नहीं लिखे जाते, हमारे फेवर में लिखे जाते। तो आज ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार, पाकिस्तान में हिंदुओं के अत्याचार, ये जड़ ही खत्म हो जाती अगर ये थोड़ा सा सुधार हमसे हो जाता तो। चलिए, तो देखो कहानी किस प्रकार से शुरू होती है, आप सभी ने सुना होगा। मैं एक जर्नल वे में आपको बताऊंगा, कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तैयारी नहीं करा रहा मैं, तो आपको फैक्ट जो है, डेट वगैरह, नाम वगैरह, वो मैं आपको कम ही बताऊंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं वो आपको पूरी आ जाएंगी समझ में। तो देखिएगा, जैसा आप सभी जानते हैं कि हुमायूं, जो कि बाबर का पुत्र था, बाबर जो है प्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना करी भारत में। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर वो जो है 1940 तक रहता है। 1900 बोल गया, 1530 से लेके 1540 तक रहता है। और 1540 के बाद जो गद्दी है वो शेरशाह सूरी के हाथ में जाती है। शेरशाह सूरी के बाद ये 15 वर्ष तक हुमायूं का
हम कह सकते हैं कि एक देश निकाला या एक घूमता फिरता हुआ व्यक्ति रहता है, चारों ओर भटकता हुआ जीवन व्यतीत करता है हुमायूं। 1555 में वो गद्दी पुनः प्राप्त करता है और 1555 के बाद केवल 1 साल ही वो गद्दी पर बैठता है, तब तक जनवरी 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु होती है तो अकबर उस समय 14 वर्ष का एक किशोर था, केवल 14 वर्ष का। और उस समय जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर उस समय पंजाब के गुरदासपुर में कालानौर जगह पर था। कालानौर में उस समय पंजाब का गवर्नर था अकबर, और बैरम खां के साथ था। तो उनको खबर मिलती है कि ऐसे ऐसे हुमायूं की मृत्यु होगी, और अकबर जो है 14 वर्ष का था। तो इस जब घटना इस बैरम खां सुनता है तो तुरंत 1 महीने बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कर देता है, तो वहीं उसी जगह कालानौर में बैरम खां। तो ये पंजाब की बात होगी, और जो है आपकी दिल्ली की बात होगी कि दिल्ली में क्या घटना घटित हुई। अब हम आगे बात करते हैं हुमायूं के बारे में, हेमू के बारे में। क्या हेमू कौन था और हेमू कैसे एक रेवाड़ी की गलियों में नमक बेच करके और हिंदू सम्राट बन गया, दिल्ली का सम्राट बन गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम अकबर और उसके बारे में आएंगे। अभी तक आप इतना जान लीजिएगा, ठीक है। अब देखो हेमू की बारे में बात करें। हेमू की बात करें तो हेमू का जन्म जो है राजस्थान में होता है। 1501 की बात है, राजस्थान में इसका जन्म होता है। बाद में इनके पिताजी और ये रेवाड़ी आ जाते हैं, जो कि हरियाणा में, आपको पता है हरियाणा में। तो ये जो है बनिया था, कोई इतिहासकार इसे जो है अग्रवाल जाति का बनिया कहते हैं, कोई जो है दूसरी जाति का, लेकिन पेशे से बनिया था, जाति भी आप बनिया मान सकते हो, बनिया था हेमू। तो व्यवसायी था, व्यापार करते थे, और नमक का इनका व्यापार था। रेवाड़ी की गलियों में हेमू जो है नमक बेचा करता था, दर दर जाकर के, या आप कह सकते हो कि जो चौराहे मोहल्ले में जाकर के नमक की बेचा करता था हेमू। धीरे धीरे हेमू का जो है परिचय उस समय, क्योंकि शेरशाह सूरी का शासन था, तो शेरशाह सूरी से होता है। हालांकि हेमू का परिचय हुमायूं से भी था, लेकिन उस लेवल से नहीं था, अब कह सकते हैं कि उस तरीके से नहीं था। क्योंकि कहा जाता है कि जब हुमायूं 1540 में देश से बाहर निकलता है, भारत छोड़ता है, तो हेमू को नहीं जानता था। लेकिन 15 वर्ष बाद जब हुमायूं दोबारा गद्दी पर बैठता है तो पूरा हेमू के बारे में जान जाता है कि हेमू कौन है भाई साहब। उसके चर्चे पूरे उत्तर भारत में होने लगते हैं, घर घर होते हैं चर्चे कि हाँ हेमू कोई है, सेनापति है जो कि बहुत तगड़ा, युद्ध कोई भी हो हारता नहीं है, ये उसके चर्चे होते हैं। तो बाद में फिर हेमू शेरशाह सूरी के बच्चा जो पुत्र होते हैं उनके संपर्क में आता है, और बहुत अच्छी बातें बोलता था, बहुत अच्छा खिलाड़ी था बातों का, कि बातों के मैटर में उससे कोई हारता नहीं था, एकदम सब कुछ खुद जीत जाता था। तो बाद में प्रभु जो है शेरशाह सूरी के पुत्रों के संपर्क में आता है, और बाद में आदिल शाह जो कि सूरवंश का एक शासक होता है, आदिल शाह जो गद्दी पर बैठता है, और हेमू जो है आदिल शाह के अंडर में प्रधानमंत्री और सेनापति बन जाता है आदिल शाह का, ठीक है ना। क्योंकि आदिल शाह का जो शासन था वो पूर्वी भारत में था, चुनार का किला अब जो है आपने पढ़ा होगा इतिहास में, तो वहाँ पर उनका शासन था। तो आदिल शाह का जब वो सेनापति बन गया तो उसने 24 युद्ध लड़े, यानी कि आदिल शाह के सेनापति के रूप में हेमू ने 24 युद्ध लड़े और 22 युद्धों में जीत हासिल की। जब ये घटना घटित होती है तो जो आदिल शाह था उसने हेमू को पूरी छूट दे दी, क्योंकि वो खुद भोग विलासी था, वो मस्त तरीके से अपना चल चाहिए आराम से बढ़िया रंग रेलियाँ सारी चीज़ चल रही हैं, और हेमू सेनापति के रूप में पूरा कारोबार कामकाज कर रहा है। धीरे धीरे जब उसने युद्ध जीत लिया, सारी चीज़ें हो गई, और जो है उसका पूरा उत्तर भारत में नाम हो गया कि हाँ हेमू कोई चीज़ है, या बहुत बड़ा जो है एक सेनापति है जो कि कोई युद्ध नहीं हारता है। उसके चर्चे मुगलों के दरबार में भी होने लगे, मुगलों के जो सूबेदार थे उनके वहाँ भी होने लगे, मुगलों की जो फौज थी, जो सेना थी, उनमें भी हेमू के जो है चर्चे होने लगे। जब उसके बाद जब जो है हुमायूं को मालूम पड़ता है, हेमू को मालूम पड़ता है कि हुमायूं की मृत्यु होगी, जब ये घटना उसे मालूम पड़ती है तो उस समय हेमू ग्वालियर में था। ग्वालियर में जब उसे मालूम पड़ता है कि ऐसे ऐसे हुमायूं की मृत्यु हो गई, दिल्ली का शासन खाली है, तो एक बहुत बड़ी सेना लेकर के ग्वालियर से हेमू चलता है। और कहाँ चलता है? सीधा आगरा पहुँचता है। और जैसे ही आगरा पहुँचता है तो आगरा का जो मुगल सूबेदार था या मुगल गवर्नर था, वो हेमू के आने की खबर सुन करके एकदम भाग खड़ा हो गया।
बिना लड़े ही हेमू को आगरा मिल गया। और जब हेमू को आगरा मिल गया तो हेमू सीधा दिल्ली पहुंचा। और जब दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली का उस समय मुगल गवर्नर तारगी बेग खां था। तो उसे मालूम पड़ा कि भाई सब हेमू आ रहा है और बहुत बड़ी सेना के साथ आ रहा है, आगरा जीत लिया, संभल जीत लिया। जीतना नहीं कहना चाहिए क्योंकि जीतता तब है जब युद्ध होता है। ये तो आप ऐसे मान लीजिए कि उसके भय से वो भागी गए। तो तारगी बेग खां भी दिल्ली छोड़ के भाग गया। यानी कि हेमू को ना दिल्ली आगरा के लिए युद्ध करना पड़ा, ना दिल्ली को जीतने के लिए युद्ध करना पड़ा, ना संभल। ये तीनों प्रांत हेमू को मिल गए। और जब वो दिल्ली पर पहुंचा, यानी कि जब वो दिल्ली पहुंचा, दिल्ली जीत ली, तो उसने अपना राज्याभिषेक कराया 1556 में, अक्टूबर 1556 में। और हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से वो दिल्ली का शासन बनता है, सम्राट बनता है। ये किताबों में नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ाया कि हिंदू शासक, अंतिम हिंदू शासक दिल्ली का कौन था। हाँ, लिखा होगा तो थोड़ा सा लिखा होगा, लेकिन ये नहीं पता कि 365 वर्ष बाद कोई दिल्ली की गद्दी पर हिंदू शासक बैठ रहा है हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य जब दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो पूरे उत्तर भारत में, दिल्ली की गलियों में वो हर्ष और उल्लास, क्योंकि जितने हिंदू लोग थे 365 साल के बाद, यानी कि इतना अत्याचार उन्हें मुसलमानों को झेला। कोई भी हिंदू मंदिर पूजा नहीं कर सकते थे, गोदान नहीं कर सकते थे, यज्ञ कर्मकांड नहीं कर सकते थे, दीपावली नहीं मना सकते थे। जब 365 वर्ष बाद कोई गद्दी पर बैठता, हेमचंद्र विक्रमादित्य हिंदू शासक जब गद्दी पर बैठे, तो चारों ओर से भीड़ अपने शासक को देखने के लिए आती है। गलियां दिल्ली की जो है जो श्रद्धालुओं से भर जाती है। यमुना के जो तट हैं वो एकदम जगमगाते हैं, दीपक जलते हैं, घर घर दिवाली मनाई जाती है, यज्ञ होते हैं, वेद होते हैं, पाठ होते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं। क्योंकि अपना हेमचंद्र यानी कि अपने शासक को देखने के लिए चारों ओर लोग आते, पूरे भारत से चारों ओर एकदम मंगल गीत गाए जा रहे हैं। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। अब चूंकि हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा सा मैं उनकी सेना का आपको एक भी बता दूं कि उनकी सेना क्यों बड़ी थी और क्यों उस समय मुगल उनसे भय खाते थे। क्योंकि उनकी सेना में जो सबसे बड़ा जो हथियार था उनका, वो था पैदल सेना जो कि 1 लाख थी। और दूसरा यानी कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उनका एक अंग था वो था तोपखाना, बहुत बड़ा तोपखाना। उत्तर भारत में उनसे बड़ा तोपखाना किसी के पास नहीं था। मुगलों के पास भी तोपखाना नहीं था जो कि यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के पास था, सबसे बड़ा तोपखाना। क्योंकि महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य जब वो सेनापति थे और जब नमक बेचा करते थे, तभी से वो इनके बारे में उन्हें ज्ञान था। वो सीख रहे थे कि कैसे तोपें बनाई जाती हैं, सारी चीज़ें। तो उन्होंने बहुत बड़ा तोपखाना खोला और इस तोपखाने के टक्कर में उस समय कोई नहीं था, तो इससे मुगल डरते थे। दूसरा हाथी, जो हाथी सेना थी उनके पास 1500 हाथी थे। महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य के पास 1500 हाथी होना, तोपखाना होना, घोड़ा होना और सेना होना 1 लाख के लगभग, इन सारी चीज़ों से ये उनका पिलर था, युद्ध का सबसे बड़ा पिलर था। तो ये सारी चीज़ें उनके पास थी। अब देखो, अब होता क्या है, जब महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य को मालूम पड़ता है कि अकबर जो कि अभी कलानौर में है, बैरम खां के संरक्षण में, और बैरम खां दिल्ली की गद्दी को हथियाने का प्रयास कर रहा है, यानी कि हथियाने के सोच रहा है, विचार कर रहा है, और वो पंजाब से दिल्ली की ओर आ रहा है। अब जैसे मैं आपको अगर मैप दिखाऊं तो आप देखिएगा, इस जगह पे आपका पंजाब है, यहाँ पर था कौन, आपका जो है अकबर, और अकबर जो है यहाँ से सीधा जो है पानीपत की तरफ आ रहा है। हालांकि अकबर उस समय 13 वर्ष का था, तो अकबर बैरम खां से मना भी करता है कि खान बाबा एक काम करते हैं, दिल्ली छोड़ो, भारत छोड़ो, सीधा काबुल चलते हैं, वहाँ पुरखों की ज़मीनें, उसी को जो है हम उसी पर शासन करेंगे, हेमू के चक्कर मत बढ़ो, नहीं खाम मारे जाएंगे। लेकिन बैरम खां कहता है कि नहीं, ये शहंशाह आप जो है नहीं जानते, आपके पुरखों ने हिंदुस्तान को जीतने के लिए बहुत सारी कुर्बानी दी है, तो आप जो है उनकी कुर्बानी को व्यर्थ न जाने दें, आप चिंता न करें, घबराएं नहीं, आप जो है टेंशन न लें। पूरी अकबर की सेना में केवल एक ही व्यक्ति था, बैरम खां, जो कि हेमचंद्र विक्रमादित्य से लड़ना चाहता था। बाकी सब ने हथियार डाल दिए, घबराने लगे। और जो 3 मुगल सूबेदार थे वो भी पहुंचे घबरा करके, वो बोले कि साहब
विक्रमादित्य, महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य के समक्ष मत जाइएगा, उनकी सेना बहुत तगड़ी है, मारे जाओगे, खामखा मारे जाओगे। लेकिन जो है बैरम खान नहीं मानता है, बैरम खान कहता नहीं साहब हम तो चलेंगे। तो वहाँ से सेना सीधी पंजाब होती हुई सेना जो है दिल्ली की ओर कूच करना स्टार्ट किया। महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य को जब ये मालूम पड़ा कि बैरम खान आ रहा है पंजाब से, तो वो भी अपनी सेना लेकर के हाथी वगैरह, मैंने जैसा कि आपको बताया कि तोपखाना उनके पास था, पैदल सेना थी, हाथी थी, घोड़ा थे, इनको लेकर के वो सीधे पंजाब की तरफ कूच उन्होंने किया। क्योंकि उन्होंने वो सोच रहे थे कि रास्ते में घिरेंगे, दिल्ली आ ना पाए। और राजा महाराजा उस जमाने में यही करते थे, जब उनको मालूम पड़ता कि कोई सेना आ रही है तो उस सेना को बीच में ही रोकने के लिए वो जाते थे। तो यहाँ से महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य भी अपनी सेना लेकर के जो है दिल्ली से चल दिए। अब देखो कि आप कुछ भी कह लीजिए, हिंदुओं का एक थोड़ा सा, हिंदू शासकों का एक आप कह सकते हैं कि एक अहंकार कह लीजिए या थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं। महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य अफगान, क्योंकि उनकी सेना में थोड़ा सा मैं उनकी सेना के बारे में बता दूं, तो वो जब उन्हें पता चला, जब उत्तर भारत में उन्होंने दिल्ली जीती, दिल्ली के शासक बने, तो जितने राजपूत शासक थे, तो राजपूत सैनिक अपने राज्यों से महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना में भर्ती होने आ गए। और कहा जाता है 30,000 की संख्या में राजपूत शासक उनकी सेना में आए। उनकी सेना में अफगान शासक भी थे, अफगान जो है मुस्लिम सेनापति भी थे, कुछ सैनिक भी थे। तो यहाँ जो धोखा उन्हें मिलेगा वो अफगान सैनिकों से मिलेगा, अफगान सेनापतियों से मिलेगा। क्योंकि अफगान सेनापति, अफगान मुस्लिम सेनापति उन्हें धोखा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में था कि हिंदू शासक नहीं बनना चाहिए, कोई भी बन जाए हिंदू नहीं बनना चाहिए, यानी कि धर्म के लिए उन्होंने महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य को धोखा दिया। कैसे दिया अभी आगे चर्चा करेंगे। तो देखो, अब सीधी सी बात साहब, सेना यहाँ से आ रही है और वहाँ से ये बीच में आपका पानीपत हो गया, ये बताइए आपको दिख रहा है पानीपत हो गया, ठीक है। यहाँ दोनों की सेनाएं आपस में भिड़ेंगी पानीपत के मैदान में। जैसा अब चूंकि तोपखाना होता है वो बहुत ही आराम से चलता है, उसकी गति हमेशा धीमी होती है तोपखाने की, क्योंकि तोपें बहुत भारी भरकम होती हैं, उनको ले जाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद पैदल सेना की रफ्तार सही होती है, हाथी तीसरे नंबर पर और पहले नंबर पर घोड़ा होता है। तो महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य ने एक बात कही, एक बात तो उन्होंने एक जो रणनीति के तहत उन्होंने तोपखाना पहले भेज दिया। उन्होंने तोपखाना मुबारक खां के नेतृत्व में, मुबारक खां अफगान था, अफगान मुसलमान था, लेकिन महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य इस बात को भूल गए कि हम मुसलमान के लिए लड़ने जा रहे हैं, मुसलमान के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। और उन्होंने मुसलमान को ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे करके, तोपों की जिम्मेदारी दे करके, और पहले ही रवाना कर दिया पानीपत की ओर कि जाओ साहब आप पहले पहुंचो, क्योंकि तोपें आराम से जाती हैं, तो आप पहले पहुंचो, हम आराम से बाद में आ जाएंगे। तो ये मुबारक खां जो अफगान सेनापति मुबारक खां तोपें लेकर के सीधा पहुंचा पानीपत की ओर, उसने कूच किया। बाद में फिर कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य हाथी के साथ, हाथी पैदल घोड़ा तीनों सेनाओं के साथ, और हाथियों को एकदम मक्खन खिलाते हुए भाई साहब किलकारियां मारते हुए सीधे पानीपत की तरफ आ रहे हैं। जब ये बीच में आते हैं पानीपत के, तो इन्हें खबर मिलती है कि महाराज आपने जिस शैतान को जिम्मेदारी दी, आप वफादार समझ रहे थे, उसी मुबारक खां ने जो आपकी तोपें हैं, ये तोपें बैरम खां को सुपुर्द कर दी, बैरम खां को सुपुर्द कर दी। बैरम खां का एक सेनापति था कुली खां, उसको सुपुर्द कर दी। जब महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य को ये मालूम पड़ता है तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि उनकी सेना का तोपें उनकी सेना का मुख्य अंग था। जब उन्हें मालूम पड़ा कि भाई साहब तोपखाना जो है लुट गया, तो धक्का लग गया। लेकिन अब क्या होता, अब उन्होंने तरकीब सोची कि चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी 1 लाख सैनिक हैं और हाथी भी है 1500, इनसे कूच देंगे, ससुराल को क्या दिक्कत। तो जब पानीपत के युद्ध में पहुंचे, आमना सामना हुआ, तो उन्हें तोपें जो है सामने अपने दिखी, तो बहुत दुख हुआ कि मेरी तोपें और दुश्मन के साथ मेरी तोपें मुझ पर ही वार करेंगी। लेकिन क्या है, चिड़िया चुंगी खेत, अब पछताने से क्या। आपने पहली बात तो गलती ये कर दी कि इस मुबारक खां के साथ भेजा जो कि अफगान था, और अफगानों की एक चाल यही थी कि हिंदू नहीं बैठे बस, और जबकि अफगानों और मुगलों में जानी दुश्मन की लड़ाई थी बहुत, कोई किसी को चाहता नहीं था, देखे नहीं स्वाते थे। लेकिन गाजी के लिए, धर्म के लिए मुबारक खां ने ये तोहफे उसको दे दी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य भारत के लिए। गाजी है ना, गाजी।
अब देखिए, अब जब ये पहुंचे साहब, हेमचंद विक्रमादित्य जब पहुंचे तो उन्होंने देखा भाई तोप है भाई साहब, मेरे ऊपर ही, मेरी तरफ ही उनका मुंह है, मुझे ही खाने के लिए दौड़ेंगे, मेरी तोप है। लेकिन क्या है, कुछ नहीं, अब लड़ना है। अभी इस सेना में बैरम खां नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। बैरम खां और अकबर 5 मील दूर, यानी कि पानीपत मैदान से 5 मील दूर एक पड़ाव डाल के बैठे हैं कुछ सैनिकों के साथ, 5,000 सैनिक घेरे में बैठे हैं। बस वहीं से वो अपनी गुप्तचरों के द्वारा अपनी सारी सूचनाएं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सेना में आमना सामना हुआ, और जब आमना सामना हुआ तो तोपों ने बहुत बड़ी आग बरसाई। और जब तोपों ने आग बरसाई तो हाथियों की जो संख्या, क्योंकि हाथी थोड़ी सी चीज़ों से एकदम विचलित हो जाता है, तो हाथी विचलित हुआ। महाराज हेमचंद विक्रमादित्य के हाथियों में एकदम विचलन फैल गई। तो बहुत सारी सेना तो भगदड़ से मर गई, लेकिन फिर भी महाराज ने जो है कमान संभाली और अपने आप को बीचों बीच स्थापित किया हाथियों के, और सेना चारों ओर से, और एकदम कूच करके आवाज़ दी कि नहीं, हारना नहीं है, लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इससे फर्क पड़ा, महाराज हेमचंद की आवाज़ से, दहाड़ से फर्क पड़ा, और सेना पर एकदम जोर से लड़ी। इतनी जोर से लड़ी कि मुगल सेना हारने वाली थी। मुगल सेना के छक्के छूटने वाले थे। और वैसे भी महाराज हेमचंद की सेना के नाम से, उनके नाम से ही उनके छक्के छूट रहे थे, लेकिन लड़ना पड़ रहा था अकबर और बैरम खां के डर से। और तोपें मिल गई तो उनसे थोड़ा सा उनका मनोबल बढ़ गया। जब बैरम खां को ये खबर मिली, 5 मील दूर बैठा, उसे ये मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे आपकी सेना घबराई हुई है और आपकी सेना हारने वाली है, आप कुछ भी करो, जल्दी आओ भाई साहब। तो बैरम खां तुरंत, अकबर यही है, अकबर नहीं आएगा, अकबर तो युद्ध खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी नहीं आएगा, महाराज हेमचंद्र को उसी की समझ पेश करना पड़ेगा, अकबर तो आएगा ही नहीं, अकबर गया ही नहीं किसी युद्ध में यार, है ना। तो बैरम खां सीधा आता है, कुछ सैनिकों के साथ सेना आता है। जब बैरम खां आता है तो बैरम खां को देख करके मुगल सेना में एकदम जोश बढ़ जाता है, अरे सेनापति आगे साहब क्या बात है, क्योंकि अकबर तो 13 साल का युवक था, उसे कोई ज़्यादा खास तरजीह नहीं दी जाती थी, ना मात्र का शासक था, पूरा शासन व्यवस्था बैरम खां के हाथ थी, बैरम खां के हाथों में थी, ठीक है ना। तो बैरम खां जब जो है यहाँ से जब पहुँचता है तो बैरम खां युद्ध को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता है। युद्ध डाइवर्ट कैसे करता है, बैरम खां ने 3 टुकड़ियाँ बनाई, एक टुकड़ी सामने वाली होगी, सामने सेना होगी, यानी कि आप सीधे अटैक करो सामने से। 2 टुकड़ियाँ उसने एक दाएं और बाएं, यानी कि दाएं बाएं से रखी, और उसने वही तुगलमा पद्धति जो कि बाबर ने 1526 में बनाई, बाबर ने 1526 में बनाई और 27 में खानवा के युद्ध में बनाई, वही तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया। तुगलमा पद्धति में होता है क्या है कि एक टुकड़ी एकदम बहुत तेज रफ्तार से, क्योंकि उनके पास अरबी घोड़े होते थे, तो तेज रफ्तार से दुश्मन सेना पर टूटेंगे, सीधे टूटेंगे, और टूट करके 2 4 5 10 को मार करके फिर एकदम फेंक, फिर टूटेंगे, फिर एकदम फेंक, और ऐसे ही यहाँ से दोनों ओर से जब ये सारी चीज़ें हुई तो अब क्योंकि राजपूत शासक थे, भारत जो हिंदुस्तानी सैनिक थे, उनको तुगलमा पद्धति का ज्ञान नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य तो फिर भी नहीं घबराए, फिर भी अड़िग रहे, फिर भी एकदम सेना उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से नेतृत्व किया और सेना का मनोबल बढ़ाया। लेकिन कहते नहीं है कि दुर्भाग्य, यहाँ महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य का दुर्भाग्य उनके पीछे नहीं हुआ। 2 दुर्भाग्य थे, एक तो तीर लगा, दूसरा जो अफगान सेनापति उनके साथ थे वो धीरे धीरे करके बैरम खां के साथ उड़िए, धीरे धीरे बैरम खां के साथ उड़िए, और दूसरा बैरम खां के साथ उड़िए, दूसरा एक अचानक तीर, यानी कि महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य की जीत होने वाली थी, चारों ओर जो है नगाड़े, ढोल नगाड़े बजने ही वाले थे, क्योंकि उधर बाबर की जो अकबर की सेना बहुत कम बची थी। लेकिन दुर्भाग्य जो है पता नहीं कहाँ से एक तीर आया, और वह तीर अचानक महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य की आंखों में भेजता हुआ चला गया, और जैसे तीर आंखों में लगा महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य घायल होकर के मूर्छित हो गए, वहीं हाथी पर लुढ़क गए। लेकिन युद्ध अभी भी बंद नहीं होगा। अब देखो, जिस हाथी पर वो थे उसका नाम था हवाई हाथी, जिस हाथी पर महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य सवार थे उस हाथी का नाम था हवाई हाथी। और हवाई हाथी को जो लीड कर रहा था, जो चला रहा था, उसका नाम था कयामत खां। ये भी एक अफगान था, अफगान गाजी के लिए, धर्म के लिए इस कयामत खां ने भी उन्हें धोखा दे दिया।
किसी सैनिक को नहीं पता था कि महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य घायल हो गए। हाँ, इनको पता था कि घायल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाथियों में नहीं दिखता। लेकिन बैरम खां ने एक व्यक्ति को भेजा कयामत खां के पास कि आप जाओ और हेमू को गिरफ्तार करके आओ। कयामत खां ने अपनी मौत को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, और उसने बोल दिया उससे कि भाई आप मुझे छोड़ दीजिएगा और मैं आपको बता दूंगा कि महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य किस हाथी पर है। उसने कहा बता दे, तू बता दे। तो उसने तुरंत बता दिया कि लो ये रहे महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य हवाई हाथी पर सवार है, आप इनको गिरफ्तार कर लो और मुझे छोड़ दो। तो कयामत खां जो कि हाथी चालक था, उसने महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य को बहुत बड़ा धोखा दिया और उनको तुरंत गिरफ्तार करा दिया। जैसे ही महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य गिरफ्तार होते हैं, राजपूत सेना और बाकी अफगान सेना भाग खड़े होते हैं। बाद में ये कहा जाता है कि इन लोगों ने, मुगल सेना ने गाजी की उपाधि के लिए, धर्म के लिए उन सैनिकों को, भागते हुए सैनिकों को चुन चुन करके मारा। यानी कि वो जब यानी कि हेमचंद्र, महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य गिरफ्तार होते हैं, उनके गिरफ्तार होते ही सैनिक भाग गए, और सैनिक भाग गए तो पीछे से मुगल सैनिकों ने बहुत बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा कर मारा उनको, दौड़ा दौड़ा कर मारा धर्म के लिए, गाजी की उपाधि। और जब उनको गिरफ्तार करके बैरम खां के समझ चलाया गया, बैरम खां उन्हें अकबर के समझ चलाता है। महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य बिल्कुल बेहोश जैसी हालत में थे, मृत्यु नहीं हुई, बेहोश जैसी हालत में थे। अकबर के समझ चला गया। अकबर जो डर के मारे 5 मील दूर, पानीपत मैदान से 5 मील दूर था, वहाँ इनको लाया गया और अकबर के समझ उसने कहा बैरम खान ने कि लो महाराज शहंशाह, आप अपनी तलवार से इसको सिर काट को और गाजी की उपाधि धारण करो। गाजी का मतलब आप जानते हो, गाजी का मतलब होता है कि जो गैर मुस्लिम है उन पर इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इस्लाम को मनवाना, ज़बरदस्ती से नहीं माने तो डंडे की दम पे मरवाना, यानी कि गैर इस्लामिक लोगों को नरसंहार करना, इस्लाम का प्रचार करना, उसे बोलते गाजी। तो कहा कि आप इस काफिर को मार करके गाजी की उपाधि धारण करो। लेकिन 13 साल का युवक भयभीत था, घबरा रहा था। उसने कहा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा ये काम। तो फिर एक आड़ लगा करके उसने सैनिकों की और अकबर की तलवार से बैरम खां ने महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य का सिर कलम कर दिया और उनके सिर को कलम करके काबुल ले जाया गया, काबुल की गलियों में लटकाया गया। और उनका जो धड़ था नीचे वाले सा, उसको दिल्ली की गलियों में चौराहे पर लटका गया और कहा गया कि अगर कोई काफिर हमारे साथ ऐसा काम करता है तो उसका भी यही अस्त्र होगा। तो एक घटना, एक गलती, एक दुर्भाग्यजनक बाण अचानक महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य की आंखों में लगता है। अफगान सैनिकों पर भरोसा करना, ये सारी घटनाएं पूरे इतिहास को बदल दिया। अकबर गद्दी पर बैठता है, पर पूरा जो इस्लाम की जो सत्ता है वो यहीं से स्टार्ट होती है, दोबारा स्टार्ट होती है। उसके बाद आपको बताइए हम जो है अकबर, उसके बाद जहांगीर, पर धीरे धीरे करके जो है सारी चीज़ चलती हैं। तो इतिहास में एक गलती पूरी पीढ़ी को बदल देती है। अगर वो तीर नहीं लगता, अगर वो अफगान उन्हें धोखा नहीं देते, तोहफें उनकी नहीं छीनी जाती, तो आज इतिहास कुछ अलग होता। काहे चक्कर पड़ते बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, पूरा अखंड भारत होता। तो आई होप आपको भी ये सारी पूरा इतिहास का जो पन्ने आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इससे क्या समझे, ठीक है ना। क्योंकि ये इतिहास की वो सत्य घटनाएं हैं जो कई सारी किताबों से, बहुत सारे लेखकों से, व्यक्तियों से पढ़ करके मैंने आपके समझ बताई है। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।